नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। हरियाणा एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त। समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। किसानों पर हुए थे लाठीचार्ज पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, राहुल गांधी का हो गया किसान प्रेम खत्म, किसानों से माफी मांगे कांग्रेस। सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, किसानों को लेकर कसा तंज, कहा किसानों की जमीन छीनकर अंबानी को देना चाहती है प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री ने तीसरी लहर को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा तीसरी लहर आएगी या नहीं पता नहीं, हम तीसरी लहर का नहीं कर सकते इंतजार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीने हुई बीजेपी पर हमलावर, कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़े के दामों में बेच रही बीजेपी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है। बैठक में सीएम ने फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चों को अब उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी, जिसके लिए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत सत्यापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर दौरे करने के आदेश भी दे दिए हैं। अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जाएगा। इसी को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह स्मारक देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्मारक में कई अलग अलग प्रदर्शित वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए पंडित लखीमचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का कार्य सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के अनसंग असंख्य योद्धाओं और सेनानियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी मिलेगी। साथ ही गृह मंत्री ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी बयान दिया है। बड़ा आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। उसमें अंबाला से ये लड़ाई शुरू हुई थी, इसलिए 3 सेगमेंट उसमें बनाए जा रहे हैं। अंबाला से शुरू हुई, एक सेगमेंट में वो दिखाएंगे, दूसरे सेगमेंट में हरियाणा में उसकी भूमिका क्या रही, कौन कौन कहां कहां लड़ा, उसको दिखाएंगे। और तीसरे सेगमेंट में सारी लड़ाई आखिर तक, झांसी की रानी, तांत्या टोपे और बहादुर शाह जफर तक, और जब वो लड़ाई समाप्त हुई, सारा वो दिखाएंगे। उसमें आर्ट गैलरीज बनाई जा रही हैं, ऑडियो विजुअल गैलरीज बनाई जा रही हैं, ओपन एयर थिएटर है, जहां पर सारा आजादी की पहली लड़ाई का दिखाया जाएगा। बढ़ते आगे, जहां किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री का कहना है कि पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज होता है, इसलिए राहुल गांधी को पता नहीं है कैसे कांग्रेस किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का किसानों से प्रेम अब खत्म हो गया है। कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। बता दें कि हाल ही में किसानों पर लाठीचार्ज पंजाब के मोगा में हुआ है। किसान के ऊपर भी कहीं भी लाठीचार्ज हो, बल प्रयोग हो, उसका कोई भी आदमी समर्थन नहीं करेगा। हम भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र इससे साफ साफ उजागर हो जाता है। हरियाणा के अंदर जब हम
कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, हमारे मंत्री एमएलए विधायक आते हैं तो उनके ऊपर उकसा करके ऐसे हालात पैदा करते हैं कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ जाए, और इसके अंदर ज़्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस के ही होते हैं। और हमारे यहाँ करनाल में हुआ, कांग्रेस को एकदम से पता नहीं कहाँ से किसान प्रेम जाग गया, सारे जिलों के अंदर वो मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के सरकार जहाँ है, उन्होंने किसानों के ऊपर इतना भयंकर लाठीचार्ज किया, तो एकदम से किसी भी कांग्रेस के नेता की कहीं पर भी आप बताओ, हरियाणा कांग्रेस भी शांत है, इसमें हरियाणा कांग्रेस हो या पंजाब कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी का बस्तारा पर ट्वीट आया था। अब राहुल गांधी जी भूल गए हैं, किसान प्रेम उनका खत्म हो गया है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने किसानों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की जमीन छीनकर अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहती है। किसानों का आंदोलन 9 महीने से जारी है। आंदोलन के दौरान कई किसान शहीद भी हो चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कुंभकर्णी की नींद सो रही है। 9 महीने से ऊपर पूरे देश का किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। ना भारत सरकार ना हरियाणा सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अलग अलग अलंकारों से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उनको सजाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही का संज्ञान देते हैं, और लाठीचार्ज पीपली से शुरू होके रोहतक, हिसार, टोहाना, जींद, दादरी होते हुए करनाल तक पहुंचा। और अब सरकार के निर्देश के ऊपर अधिकारी सीधा सिर फोड़ने का ऑर्डर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात जब ऊपर से गुजर गई, तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी किसानों का सड़क से लेकर संसद तक साथ दे रही थी, अब इस गूंगी, बहरी, सोई हुई सरकार को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। तो किसानों को लेकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद सांसद सुशील गुप्ता ने किसानों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन छीनकर अडानी अंबानी को देना चाहती है सरकार। बता दें कि सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया है। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के सामाजिक और न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसमें जांच कर रही है। इस जांच में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही जांच पूरी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर कहा कि वो महामहिम है और महामहिम के ऊपर टिप्पणी करना गलत है। करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार उसकी जांच करवा रही है। इसके अंदर जो भी कर्मचारी, अधिकारी और जो व्यक्ति भी जहां जिस प्रकार का दोषी मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जल्द ये जांच पूरी हो जाएगी। सर, राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं वो महामहिम है और महामहिम के ऊपर टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझता। इसके ऊपर हमारी पार्टी हाईकमान या हमारी केंद्र सरकार संज्ञान लेगी। और
और हरियाणा में अब चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं। हालांकि एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाने की अनुमति है। साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच तीसरी लहर की आशंका भी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे हैं। जैसे हालात होंगे वैसा फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, अच्छी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि तीसरी लहर आएगी या नहीं ये अभी पता नहीं है। हम तीसरी लहर के इंतजार में बैठ नहीं सकते। जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खुले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। उस सारी स्थिति को देखते ही हमने 4थी से 5वीं तक के स्कूल खोल रहे। अगर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम 1ली से 3री तक के जो स्कूल है वो भी खोलने वाले हैं। जिस प्रकार की एक शंका दिखाई जा रही है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव की बात शंका जाहिर की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा कि वो नहीं आएगी, पर मेरा मानना यह है कि हम थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर सकते। तो तीसरी लहर के इंतजार में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा कहना शिक्षा मंत्री का। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान पिछले लंबे समय से स्कूल बंद थे, जहां कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अब काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से कक्षा 1 से 4थी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। बच्चे स्कूल भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि इस दौरान बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया जा रहा है। वहीं इस दौरान स्कूल में प्रवेश देने से पहले बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को एक बार फिर से स्कूली माहौल में ढालने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री का कहना कि हमें एहतियात बरतनी होगी। तीसरी लहर आएगी या नहीं ये अभी पता नहीं है, लेकिन हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते। हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बच्चों के साथ काफी एहतियात बरतना जरूरी है, इसीलिए स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को मास्क लगाने और समय समय पर हाथ धोने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। तो तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते हैं, ऐसा कहना शिक्षा मंत्री का। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, जहां उनका कहना कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी इस बात का अभी पता नहीं है, लेकिन हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते हैं। हमें जितनी भी सावधानियां हैं वो समय रहते बरतना जरूरी है। इसी के चलते तमाम गाइडलाइंस को देखते हुए फैसला लिया गया है, जहां बच्चों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मीडिया से रूबरू हुई और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी लगातार राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है और कौड़ी के दाम में बेच रही है। सरकार के निजीकरण से भर्तियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। इससे रोजगार के मौके कम हो रहे हैं और नौकरियां खत्म हो रही हैं। कांग्रेस नेता ने इसके अलावा बीजेपी को तानाशाही वाली पार्टी भी बताया है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने मीडिया के सामने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनका कहना कि बीजेपी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। साथ ही अंबानी और अडानी को मालामाल करने में लगी हुई है बीजेपी सरकार। बता दें कि चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने मीडिया के सामने बातचीत की, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी लोकतंत्र में तानाशाही कर रही है, ये आरोप सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से लगाए गए हैं। मीडिया के सामने उनका कहना है कि बीजेपी लगातार राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है और कौड़ी के दामों में संपत्ति को बेच रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं।
भर्तियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पाइपलाइन का, और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस मुद्दे को शुरू करना चाहती हूँ, और ये कहानी आम लोगों को समझ में जरूर आएगी। आप लोग तो समझदार हैं, लेकिन आम जनता को समझाने के लिए ये कहानी हम जरूर बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। एक पिता था, उसने बहुत गाढ़ी कमाई से मेहनत करके एक बड़ा घर बनाया, और उसके बाद उसके एक पुत्र को वो घर मिल गया। वो पुत्र नालायक था, वो उस घर को ठीक से रख नहीं पाया और उसने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया। उसकी मरम्मत नहीं कर पाया, उसकी पुताई रंगरोजन नहीं कर पाया, और कुछ ऐसा ही काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 70 साल में आपके पैसों से बनी हुई राष्ट्रीय संपत्ति को एक झटके में अपने दोस्तों को देने का ये जो फैसला है, ये उसी नालायक नाकारे पुत्र की तरह है जिसने अपने पिता के द्वारा अर्जित और बनाई हुई संपत्ति को किराए पर चढ़ा दिया था। यह फैसला मनमाना है, इसका कोई आधार नहीं है, ये किसी से बातचीत करने के बाद नहीं लिया गया है, ये बिना सोचे समझे एक फैसला लिया गया है। अगली खबर यमुनानगर से, जहां केलगांव के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। लोगों ने पुलिस थाना इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला परिषद के पूर्व सदस्य लाल सिंह ने आरोप लगाया है कि थाना इंचार्ज ने गाली गलौज किया है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 3 महीने पहले हुए झगड़े में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। फिलहाल डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर थाना इंचार्ज को बदलने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला, जहां सैकड़ों लोगों ने इस दौरान थाना प्रभारी के खिलाफ, थाना इंचार्ज के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही इस दौरान ये प्रदर्शन थाना इंचार्ज के खिलाफ किया गया। लोगों का कहना है कि इस दौरान थाना इंचार्ज ने अभद्र व्यवहार किया है, लोगों के साथ गाली गलौज की है। वहीं डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने थाना इंचार्ज को बदलने का आश्वासन लोगों को दिया है। यमुनानगर के केलगांव में सैकड़ों लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया है, जहां थाना इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस दौरान डीएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां लोगों को समझाते बुझाते हुए थाना इंचार्ज को बदलने के लिए लोगों को आश्वासन दिया है। तब जाकर मौके पर धरना खत्म हुआ है। हेडक्वार्टर साहब और दूसरे डिप्टी साहब आए हैं, उन्होंने चौकी इंचार्ज को यहाँ से बदलने की बात करी है और उन्हें कहा भी जो भी सा गलती करी हम आपसे माफी मांग रहे। और जो हमारा मुकदमा 12 मई से लंबे टाइम से लटके हुआ था, वो क्रॉस करके अभी हमारे को FIR कॉपी देने का सदर थाने में आश्वासन हमें गिल्लो दे रहे हैं। और हम अपने समाज से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी मांग थी वो अफसरों ने काफ़ी मशक्कत के साथ, दिक्कत के साथ, मजबूरी समझ लो या रोड पे बैठ के जब समझ लो जब माननी पड़ी, नहीं तो हम कई महीने से तंग थे। यही मैं पहले चाहता था और यही आज काम होया। अगर ये पहले हो जाता था तो आज हमें रोड पर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं फिर कहता हूँ भाई, जैसा ये चौकी इंचार्ज है, इसको कहीं ऐसी पोस्टिंग न दी जा जहाँ पर समाज को ठेस पहुंचे। इनका 12 मई को झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों का। एक पक्ष में हमने FIR दर्ज कर दी थी, दूसरे पक्ष की हमने 751 कर दी थी। लेकिन आज इनका पक्ष ये था भी हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया है, तो हम हालात तस्दीक करके किए गए जो इनका हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हाँ, चौकी इंचार्ज के बारे में भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो उनको भी हम करेंगे। जो कार्रवाई है बदलने की, वो जो भी वो कार्रवाई करेंगे। जो भी सर कहीं ना कहीं कोई मुलाजमों की कोई मतलब बात रही। और इसी के साथ हरियाणा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।